हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास विपिन सर ऑफिशियल पे। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी का पार्ट 1 जिसका नाम है संसाधन विकास और उपयोग, उसका प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। हम पिछले 2-3 वीडियो में इस चैप्टर का सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाले हैं, बताए हैं, समझाए हैं। आप पीछे जाकर उन वीडियो को देखिए और फिर प्रश्न उत्तर करने आइए। तो हम जो है किताब से पढ़कर ही प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसका उत्तर पर चर्चा किया जाएगा। तो हम जो किताब लिए हैं वो भारती भवन प्रकाशन का है और हम प्रयास करेंगे कि बीटीसी बुक का जो बिहार सरकार के द्वारा बुक है उस पर भी चर्चा करेंगे। पर आज हम लोग भारती भवन के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जिसमें 4 ऑप्शन दिया जाता है और आजकल तो ऑप्शन वाला बिहार बोर्ड के परीक्षा में भी प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए हम इस पुस्तक को लिए हैं। जो हम सवाल पढ़ के 4 ऑप्शन करेंगे और उसमें से सही उत्तर का जवाब देंगे, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहला प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन? ऑप्शन में है पशु, वन, खनिज और नदियाँ। हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है, लेकिन इस ऑप्शन में मानव संसाधन नहीं है। मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वह और संसाधनों को जो है उपयोगी बनाता है। जो पदार्थ ऐसे पड़े रहते हैं उसे संसाधन के रूप में मानव बनाता है, इसलिए मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है। पर यहाँ ऑप्शन है पशु, वन, खनिज, नदियाँ। तो इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा खनिज संसाधन। खनिज से ही सारी अर्थव्यवस्था चलती है। जितना भी उद्योग धंधा है, जितने भी मशीनें बनाई जाती हैं, जितना भी भवन निर्माण होता है, पुल बनता है, गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, सब किसी न किसी खनिज से ही बनाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार खनिज जो है सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो पहला का आंसर होगा ग। दूसरा है, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है जो प्रकृति द्वारा हमें नहीं दिया गया है? हम लोग पढ़े हैं कि संसाधन जो है, एक संसाधन प्रकृति प्रदत्त होता है और एक मानवकृत होता है। तो यहाँ हमें प्राकृतिक संसाधन नहीं है बताना है। ऑप्शन है वन, नदियाँ, नगर, खनिज। वन, नदियाँ और खनिज तीनों प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। नगर यानी शहर जो है वह प्रकृति नहीं बल्कि मानव बसाता है। तो यहाँ नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं। तीसरा सवाल है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सीमित है मतलब कौन अनवीकरणीय है। सीमित मतलब उसका मात्रा लिमिट है और वह समाप्त हो जाएगा। तो जो अनवीकरणीय होता है वह समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है खनिज तेल, सौर ऊर्जा, हवा और पानी। तो सौर ऊर्जा, हवा और पानी यह नवीकरणीय है, दोबारा प्राप्त करने योग्य है, लेकिन खनिज तेल जो है वह एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ सीमित भंडार वाला जो ऑप्शन है वह हो जाएगा खनिज तेल का। कौन नंबर सही होगा? अगला है, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? जो जल में जो मछली रहती है तो उन पे संकट कब आएगा? ऑप्शन है वर्षा जल, सागर जल, दूषित जल और मानव निर्मित बांध। तो यहाँ जो है सबसे जो समस्या करेगा मछलियों को वो है दूषित जल। जब शहर के सारे घरों से मल मूत्र, उसके बाद शहर में औद्योगिक क्षेत्र से जो दूषित जल निकलता है कल कारखानों से, वह नालों के रास्ते नदियों में और समुद्र में चला जाता है, तो जिससे मछलियों को नुकसान होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो दूषित जल से सबसे ज्यादा मछलियों का नुकसान होता है। अगला है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय मतलब जो समुद्र में जो तरंग आता है, धारा आता है, वह किनारों से आके टकराता है। अगर हम उसका इस्तेमाल करके विद्युत उत्पादन कर दें, किनारों पर हम पंखी लगा दें और जब जल चले तो वह पंखा नाचे और उससे विद्युत उत्पादन हो, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार के ऊर्जा का संसाधन, कैसा संसाधन है? ऑप्शन है नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत और जैव। जैव नहीं होगा क्योंकि उसमें जीव नहीं है, मानवकृत नहीं है क्योंकि वह मानव नहीं बनाया है, अजैव
अजैव हम नहीं कह सकते हैं। जैव और अजैव में अगर हम चाहें तो उसको अजैव कहें, लेकिन उससे ज़्यादा जो है सटीक उत्तर होगा नवीकरणीय, क्योंकि सागर हमेशा रहेगा और उसमें ज्वार जो है हमेशा से उपलब्ध रहेगा, हमेशा बनता ज्वार बनता रहेगा। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अगला है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव और मानवकृत। जैव नहीं है, मानवकृत नहीं है, नवीकरणीय नहीं है। लौह अयस्क जो है एक खनिज संसाधन है और खनिज संसाधन जो है एक समय के बाद समाप्त हो सकता है। तो यहाँ लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन स्रोत में आ जाएंगे। अगला है, सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? तो सागर तट से जो है राष्ट्रीय संपत्ति जो होता है सागर तट से 12 किलोमीटर होता है, सॉरी 12 मील होता है, समुद्री मील। लेकिन यहाँ उसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो 12 को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 22.2 किलोमीटर। उत्तर घ होगा 22.2 किलोमीटर। अगला है, तट रेखा से कितने समुद्री मील तक का महासागरीय क्षेत्र किसी देश का अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है? यानी समुद्री तट रेखा से 200 मील दूर तक जो क्षेत्र होता है उसको अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा ख 200। तो इस तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुल 8 प्रश्न थे और 8 प्रश्न का उत्तर हम लोग किए। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आइए देखते हैं। प्रश्न है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक है, प्रकृति द्वारा जो वस्तुएं दी जाती है और वो जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक करती है उसे हम संसाधन कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन होगा संसाधन कहलाती है। अगला है, डैश डैश तभी संसाधन बन पाती हैं जब उनका उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उद्यम या यातायात के लिए किया जाता है। मैंने कौन ऐसा जो है संसाधन है जो हम सिंचाई के लिए या विद्युत उत्पादन के लिए या मछली पालन के लिए या यातायात के लिए किया जाए? तो नदियाँ। नदियाँ जो है ऐसी नदियाँ संसाधन नहीं कहलाएंगी जिसका हम कोई उपयोग नहीं करें। अगर हम उस जल का उपयोग सिंचाई के लिए करें, उस जल के रास्ते हम दूरी तय करने लगे नाव के द्वारा, उस जल में हम मछली पालन करने लगे, उस जल को बांध से रोक कर और उस पानी से हम विद्युत उत्पादन करने लगे, तब वह संसाधन बनेगा। तो इस तरह हमारा 2 नंबर में जो डैश डैश है वहाँ नदियाँ होगा। 3 में है, कृषि कार्य के लिए मानव जिस संसाधन का उपयोग करता है वह है। तो कृषि कार्य के लिए हम जो संसाधन उपयोग करते हैं वह है भूमि, मिट्टी। भूमि और या मिट्टी, उसका उपयोग हम कृषि कार्य के लिए करते हैं। तो यहाँ भूमि या मिट्टी हो जाएगा। पशुओं के लिए भूमि पर डैश डैश मिलते हैं। पशु जो है, पशुओं के लिए जो चारा है, चारागाह जो है वो कहाँ मिलेगा? मैदानी इलाकों में मिलेगा। तो कह रहा है कि पशुओं के लिए भूमि पर ही चारागाह मिलता है, यानी घास के मैदान मिलते हैं, अतः चारण भूमि के संरक्षण की आवश्यकता है। तो यहाँ डैश डैश में चारागाह हो सकता है या घास के मैदान हो सकता है। इस तरह रिक्त स्थानों की पूर्ति के कुल 4 प्रश्न था, चारों हम लोग किए। अब जो है कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान करना है। तो पहला है कॉलम अ का मानवकृत संसाधन। 4 ऑप्शन है, पशुधन, पेट्रोलियम, बांध और वर्षा जल। तो इसमें मानव ने क्या किया है? तो पशुधन नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, वर्षा जल भी नहीं है, बांध। मानवकृत संसाधन जो है बांध है, बांध को मानव ने बनाया है। अगला है प्रकृति प्रदत्त संसाधन, जो प्रकृति ने दिया है। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधन जो है, पशुधन जो है वो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन जो है जो दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो वर्षा जल जो है नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा और अनवीकरणीय संसाधन जो है पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। तो इस तरह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था जिसमें पहला ऑप्शन वाला था, दूसरा रिक्त स्थान वाला था और तीसरा मिलान करने वाला, हम लोग सभी प्रश्नों का हल किए। अब जो है सब्जेक्टिव प्रश्न है जिसको लिखना है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ और आप उसे लिख सकते हैं या मैं कुछ बिंदुओं को नोट कर दूंगा और आप उसे कॉपी में लिखेंगे। तो कारण बताना है हमें, एक लाइन में कारण बता सकते हैं कि कोयला और लोहा दोनों खदान से प्राप्त होते हैं, परंतु लोहे को अजैव तथा कोयले को
जैव संसाधन कहा जाता है। क्यों? कोयला और लोहा दोनों खदान से निकाला जाता है, तो कोयला को हम जैव संसाधन कहते हैं, लेकिन लोहा को अजैव संसाधन क्यों करते हैं, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि कोयला जो है पेड़ पौधा पादप का ही रूपांतरित रूप है। लाखों वर्षों तक भूमि के नीचे दाब और ताप के कारण जो है वो पौधा जो है वह कोयला में परिवर्तित हो गया है। इसलिए चूंकि यह जैव पदार्थ से निर्मित है, इसलिए इसे हम जैविक क्या कह रहा है कि इसलिए हम इसे जैव संसाधन कहते हैं। जबकि जो लोहा है वह किसी जैव से निर्मित नहीं है, वह पदार्थों से वह रासायनिक मिश्रण है, इसलिए उसे हम जैविक संसाधन नहीं कहेंगे। जबकि कोयला जैव संसाधन से निर्मित है, इसीलिए इसे जैव संसाधन कहते हैं। प्रश्न है, कोयला को क्यों जैव संसाधन कहते हैं, लोहा को क्यों नहीं कहते हैं? तो कोयला पेड़ पौधे यानी जीव से बनता है, पेड़ पौधों से कोयला बना है, इसलिए उसे जैव संसाधन कहेंगे। जबकि लोहा जो है वह रासायनिक संरचना द्वारा निर्माण हुआ है, इसलिए उसे हम जैव संसाधन नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों? आज का समय में विकास जो हो रहा है, हर देश अपने को आगे ले जाने के लिए हर व्यापारी, हर जो है उद्योग का मालिक जो है अपने को दिन दुना रात चौगुना आर्थिक दृष्टि से आगे ले जाने के लिए अंधाधुंध जो है पर्यावरण का दोहन कर रहा है। इसलिए जो है सतत पोषणीय विकास को ध्यान में रखा गया है। सतत पोषणीय विकास को इसलिए भी ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि जिस तेजी से पर्यावरण का दोहन हो रहा है उससे पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है और हमें जलवायु संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर एक लाइन में बताना पड़े कि अधिक सतत पोषणीय विकास पर अधिक बल क्यों दिया जा रहा है, तो इसका जवाब होगा क्योंकि जलवायु संकट का सामना करना पड़ रहा है और जलवायु संकट से बचने के लिए, वायुमंडलीय ताप में कमी करने के लिए हमें सतत पोषणीय विकास पर बल देना पड़ रहा है और हमें बल देना भी चाहिए। तो है इसका एक लाइन में उत्तर होगा कि जलवायु संकट से सामना करने के लिए, अपने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें सतत पोषणीय विकास पर बल देना चाहिए। अगला है, खनिजों को अपूर्य संसाधन कहा जाता है पर वनों को नहीं, क्यों? खनिज को हम अनवीकरणीय अपूर्व संसाधन और वन को ऐसा नहीं कहा। वन एक नवीकरणीय संसाधन है जबकि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, ऐसा क्यों? तो हम सभी पढ़े हैं कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिसे हम दोबारा प्राप्त कर लें या जिसे हम कुछ समय में प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय कहें। जबकि जिसे प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग जाए या जिसे प्राप्त ही नहीं किया जा सके, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं या अप्राप्य संसाधन कहते हैं। तो खनिज जो है एक बार प्रयोग में आ जाने के बाद दोबारा खनिज का निर्माण करने में लाखों साल लगेगा और वह मानव के हाथ में नहीं है। मानव लाखों साल में भी उस खनिज का निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए खनिज को जो है अपूर्व संसाधन कहा जाता है। वन को ऐसा नहीं कहा जाता है। वन एक नवीकरणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि हम जो है वनीकीकरण द्वारा कुछ वर्षों में वन यानी वन संपदा जो है, पेड़ पौधा जो है हम प्राप्त कर लेते हैं। पेड़ों को हम अगर ध्यानपूर्वक उचित वातावरण में लगाएं, उचित जलवायु उत्पन्न कर दें, उचित खाद, उचित मिट्टी, समय पर पानी दें, तो वन जो है हम बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए वन को नवीकरणीय संसाधन कहा जाएगा, जबकि खनिज हम प्राप्त नहीं कर सकते तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। आगे है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे हम एक शब्द या एक लाइन में इसका जवाब देंगे। संसाधन के वर्ग कौन कौन हैं? तो हम लोग जो है पाठ में पढ़े थे कि संसाधन के वर्ग कौन कौन है। इसमें कई सारे भाग हम लोग बांटे थे, तो उसमें हम लोग पढ़े थे
कि संसाधन जो है एक प्रकृति प्रदत्त होता है और एक मानवकृत संसाधन होता है। प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन जो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में बढ़ जाएगा। इसे हम समझ लेते हैं। संसाधन जो है, अच्छा एक लाइन में है, क्योंकि अति लघुतरीय प्रश्न है तो इसे हम कह सकते हैं कि संसाधन दो तरह के होते हैं, एक प्रकृति प्रदत्त है और एक मानव निर्मित संसाधन होते हैं। इसमें ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि यह अति लघुतरीय प्रश्न है। अगला है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो आप याद करिए कि हम दूसरे वीडियो में बताए थे सभी को कि पृथ्वी सम्मेलन जो है कब इसका शुरुआत हुआ था। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था। और हुआ कहाँ था? यह पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील के एक शहर है रियो डे जेनेरियो, वहीं पर पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लघुतरीय प्रश्न है, खनिज भंडार कब संसाधन बनते हैं? क्या खनिज भंडार शुरू से ही संसाधन कहलाएंगे? तो ऐसा नहीं है। खनिज भंडार तब संसाधन बनेंगे जब मानव उसका पता लगा ले, मानव के पास वैसे तकनीक आ जाए जिससे वह खनिज को प्राप्त कर उससे उसका उपयोग कर अपने जीवन को सुलभ बना ले, तब हम कहेंगे कि खनिज जो है संसाधन। नहीं तो ऐसे हम खनिज को संसाधन नहीं कर सकते हैं। खनिज संसाधन तब कहा जाएगा जब मानव उसे पता लगा ले, उसे प्राप्त करने का तरीका ढूंढ ले और उसे प्राप्त करके अपने जीवन में उसका उपयोग करे, तब खनिज जो है खनिज संसाधन कहलाएगा। अगला है, उसी में प्रश्न है कि इसे किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। तो खनिज संसाधन जो है एक प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, दूसरा कि खनिज संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधनों में कोई दो उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय संसाधन का दो उदाहरण देना है, तो जो दोबारा प्राप्त हो सके। तो सबसे आसान तो है सौर ऊर्जा। सूर्य का जो प्रकाश है, धूप जो है, वह नवीकरणीय ऊर्जा है। दूसरा हम कह सकते हैं वर्षा जल, हवा कह सकते हैं। दो ही बताना है तो सबसे आसान जो है सौर ऊर्जा और वर्षा जल जो है नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। अगला है, मानवकृत किन्हीं 4 संसाधनों का नाम बताना है। मानवकृत संसाधन जिसे हमने बनाया है, तो हमारे आसपास ही दिख जाएगा। हमारा मानवकृत संसाधन आजकल सबसे आसान है मोबाइल फोन। हमारा मोबाइल जो है, हमारा जो मार्कर है, वह मानवकृत संसाधन है। जो है यातायात के साधन, यातायात के साधन, रेलगाड़ी, जहाज, यातायात के साधन, रेलगाड़ी, जहाज, मेट्रो, बस, ट्रक, ये सारा क्या है मानवकृत। और एक कोई हम बता दें, जैसे फर्नीचर कह सकते हैं, जो हम फर्नीचर बनाए हैं, टेबल, कुर्सी, बेंच, पलंग, ये सारा जो है मानवकृत संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है, जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि वैसे संसाधन जिसमें जीव हो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, या जो जिसमें जीवन हो या जो जीवन से बना हो, यानी किसी जीव से बना हो। जैसे कोयला जैव संसाधन है, क्योंकि कोयला जो है पेड़ पौधों से बना है, उसी का रूपांतरण है, तो कोयला जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन मतलब जो जीव है या जो जीवों के शरीर से बना है, उसे हम कहते हैं जैव संसाधन। जैव संसाधन जैसे हम हैं, आप हैं, जैसे भेड़, बकरी, मछली, मुर्गा, मुर्गी, ये सब क्या है जैव संसाधन। और इनके शरीर से जो बनेगा वह भी जैव संसाधन होगा, जैसे पेड़ पौधों से बना है कोयला। अगला है, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। वैसे संसाधन जो निर्जीव होते हैं या निर्जीव स्रोत से बने हैं, जैसे में हो जाएगा नदी, पहाड़, खनिज, ये सब जो है अजैव संसाधन में आएंगे। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो बहुत अब तक आप इसको समझ चुके हैं कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो मानव को सुविधापूर्ण जीवन के लिए संसाधन की आवश्यकता है। सुविधापूर्ण जीवन के लिए संसाधन की आवश्यकता है।
अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को तो आपको लिखना पड़ेगा खुद से, लेकिन हम उसके कुछ पॉइंट पे चर्चा कर देंगे और आप खुद से उसको लिखिए और जानिए कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो ये तो बहुत आसान है कि वैसी सारी वस्तुएं जो मानव जीवन को आसान बना दे उसे हम संसाधन कहते हैं। उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। अब जैसे में बताना है कि शुरुआत के समय में जो है, जब मानव आदि मानव के रूप में था, तो उसके आसपास जहाँ वह रहता था वहाँ पत्थर बिखरे पड़े थे। लेकिन जब मानव उन पत्थरों को गौर से देखा और उन पत्थरों को घिस कर, उन पत्थरों को तराश कर उसका जो हथियार बना लिया, जिससे जानवरों पर हमला करता था या जिससे पेड़ की टहनियों को काटता था या जिससे उसी पत्थर के टुकड़ों को धारदार बनाकर और जानवरों के चमड़ों को छीलता था, तो जब तक वह पत्थर उस पत्थर को मानव ने तराशा नहीं था, घिसा नहीं था, उससे हथियार नहीं बनाया था, तब तक वह एक साधारण पत्थर था। लेकिन जब वह उन पत्थरों को उपयोग में लाने लगा तो वह संसाधन बन गया। तो हमसे प्रश्न पूछा गया कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, जो हमारे जीवन को सुलभ बना दे, वह सभी संसाधन है। और उदाहरण के लिए वह आदि मानव के लिए वह छोटा सा पत्थर जो है वह संसाधन था, जिसे वह प्रयोग में ला सकता था। हमारे लिए जो है आज जो है मानव इतना विकसित हो गया है कि वह हर एक चीज को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। अपने उत्कृष्ट ज्ञान के कारण वह हर एक चीज को, यहाँ तक कि कचरे से भी हम जो है ईंट बना रहे हैं, राख से हम ईंट बना रहे हैं। तो हम इतना विकसित हो चुके हैं कि हर एक चीज को संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो जब तक हम किसी चीज को उपयोगी ना बना दें तब तक हमारे लिए वह पदार्थ व्यर्थ है। जब हम उसे उपयोगी बना दें तो वह संसाधन कहलाता है। संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते। प्रश्न। तो यह जो कथन है यह एक भूगोलवेत्ता जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, और इस पर हमें व्याख्या करना है। तो हम कहेंगे, इसको व्याख्या में हम शुरू करेंगे कि शुरुआत से ही झरने अथाह पानी को बहाया करती थी, लेकिन मानव वहां से गुजर जाया करता था और उस पानी को देखकर, उस पानी की धारा को देखकर मानव डर जाता था। समय के साथ मानव की ज्ञान में वृद्धि हुई और धीरे धीरे मानव ने उस पानी की धारा की शक्ति को पहचाना और उस धारा से विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो है टेक्नोलॉजी विकसित किया। और उस जल स्रोत से, उस धारा से जब बिजली उत्पन्न होने लगा तो वह धारा जो है, वह जल धारा जो है, वह जल प्रपात जो है, वह संसाधन बन गया। तब तक संसाधन नहीं था जब तक हम उसका उपयोग नहीं करते थे, और जैसे ही हम उपयोग किए वह संसाधन बन गया। तो यहाँ यह बात, यह लाइन जो है स्पष्ट हो जाती है, यह लाइन जो है पूर्ण हो जाती है कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन संसाधन प्रश्न है, संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बनाए जाते हैं। तो वो जो जल प्रपात है वह शुरू से थी, तो शुरू से हम उसे संसाधन नहीं कह रहे, लेकिन जब हम उसका प्रयोग करने लगे तब वह हमारे लिए क्या हो गई, संसाधन हो गई। उसी तरह एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है वह लाखों वर्षों से था, पठार था। वहाँ के लोग जो थे वह उसके आसपास रहते थे, बीमारी से परेशान थे, गरीबी से, भुखमरी से परेशान थे। तब तक परेशान थे जब तक वह यह नहीं पहचान पाए कि इस पठार के अंदर क्या है, या जानते भी थे तो उसका उपयोग नहीं जानते थे। उनके पास वह टेक्नोलॉजी नहीं था कि उन खनिज संसाधनों का वह उपयोग कर सके। लेकिन मानव जब विकसित हुआ, वह ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित किया कि उस खनिज संसाधन को न केवल पहचाना बल्कि निकाल कर उसे अपने जीवन में प्रयोग कर और इतना विकास कर गया कि आज हम यह सोचते हैं कि पहले ऐसा क्यों नहीं हो सका। तो यहाँ भी जब तक उस पठार को
उस खनिज को हम प्रयोग में नहीं लाते थे तब तक वह संसाधन नहीं था। जैसे ही हम प्रयोग में लाने लगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, वह हमारे लिए संसाधन हो गया। तो यहाँ भी वह लाइन, उपरोक्त लाइन जो है सही साबित होती है कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बनाए जाते हैं। इस तरह हम समझ चुके हैं कि जिम्मरमैन ने जो बात कहा था कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बनाए जाते हैं, यह बात सही साबित। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के साधन के रूप में मानव के महत्व पर प्रकाश डालें। यहाँ प्रश्न यह है कि जो भी मानव विकास कर रहा है, क्या वे संसाधन के कारण हो रहे हैं? जैसे आज मानव दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है, तो इसका कारण क्या है? टेक्नोलॉजी या मानव या संसाधन? तो सबसे जरूरी है मानव। मानव ने खुद को विकसित किया और खुद को विकसित करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी विकसित किया। प्राकृतिक संसाधन हमेशा से थे, लेकिन मानव विकसित नहीं था, मानव के पास टेक्नोलॉजी नहीं था। मानव स्वयं को विकसित किया, टेक्नोलॉजी को विकसित किया और उस प्राकृतिक संसाधन जो लाखों वर्षों से पड़े थे, उसका उपयोग कर आज हम चांद और मंगल तक पहुंच गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। तो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है मानव संसाधन है। तो मानव को केंद्र में रखते हुए हम अपने विकास की चर्चा करेंगे और इसका उत्तर में वह लिखेंगे। इस तरह जो है पाठ 1 के सभी प्रश्नों पर हम लोग चर्चा किए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम केवल हिंट किए हैं, उसे आप लिखिए। अगर फिर भी आप नहीं लिख पाते हैं तो कमेंट में उस प्रश्न को लिखिए, हम उसे बताएंगे कि कैसे लिखते हैं। हम सारे प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाए क्योंकि उसे लिखने में, बताने में वक्त लगेगा, इसलिए दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हम केवल हिंट किए हैं। हम प्रयास करेंगे कि एक और वीडियो लाए जिसमें एनसीईआरटी के प्रश्नों को बताएं। बिहार बोर्ड के द्वारा जो, बिहार सरकार द्वारा जो बुक है संसाधन भाग 2, उसे हम लेके आएंगे किसी दूसरे दिन। आज जो हम बात किए जिस टॉपिक पर, वह भारतीय भवन पुस्तक के प्रश्न उत्तर पर हम बात किए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।